हाँ तो दोस्तों आइए आज हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं 12th फिजिक्स का गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हम मोस्टली अध्ययन करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण हम किसी आवेश में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। चलो इसी तरह से और भी टॉपिक हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है वो होता है चुंबक। चुंबक आखिर क्या होता है? चुंबक या मैग्नेट। तो चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है चुंबक की। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब यदि हम किसी चुंबक को फ्रीली लटका दें, मान लो हमारे पास कोई चुंबक है और उसको हम लटका दें फ्री, तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण ठहरता है। उसकी एक साइड उत्तर में होगी और एक साइड दक्षिण में होगी। तो जो साइड उत्तर की ओर ठहरती है उसे कहते हैं हम चुंबक का उत्तरी ध्रुव, और जो साइड हमारी दक्षिण की ओर ठहरती है उसे बोलते हैं हम चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद आते हैं चुंबक के गुण। चुंबक के गुण, जैसे पहला गुण है, अभी ऊपर लिखा है, लोहे को आकर्षित करता है। लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक का दूसरा गुण होता है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण ठहरता है। अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटका देंगे तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर ठहरेगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में। अच्छा, इसका अगला गुण है कि सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं। अगर हम दो हमारे पास चुंबक हैं तो दोनों के नॉर्थ को हम आपस में पास लेके आए तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। और अगर विजातीय हो, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। विजातीय ध्रुवों में आकर्षण, जैसे मान लो हमारे पास दो चुंबक हैं, अगर उसका एक का नॉर्थ एक का साउथ लेके आएंगे उसके पास, तो आपस में वो चिपक जाएंगे या आपस में आकर्षण होगा। ठीक है। अच्छा, इसका चुंबक का अगला गुण होता है कि कुछ चुंबकीय पदार्थ होते हैं जैसे लोहा, कोबाल्ट। चुंबकीय पदार्थ का मतलब जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं या चुंबक को आकर्षित करते हैं, जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, और लौह अयस्क हो गए, लोहे से बने हुए जितने भी पदार्थ होते हैं। तो जब इनको चुंबक के निकट लाया जाता है तो इनमें भी चुंबक पैदा हो जाता है, या ये भी चुंबक की तरह काम करते हैं। अब किसी चुंबक के पास इन पदार्थों को, इन
इनको लेके आए चुंबकीय पदार्थों को, तो ये जो चुंबक उत्पन्न हुआ है इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं हम प्रेरण चुंबक, क्योंकि इनमें खुद तो चुंबक था नहीं पहले से, अब किसी चुंबक के पास लाए तो उसकी प्रेरणा से इसमें चुंबक आ गया, तो ये कहलाया प्रेरण चुंबक। उसके बाद चुंबक का अगला गुण आते हैं। अब मान लो हमने कोई चुंबक है हमारे पास, यही चुंबक है, और इसको हमने तोड़ दिया, ये मान लो हमने बीच में से तोड़ दी, ये हमारा N था, ये S था। तो ऐसा नहीं है कि टूटने के बाद ये अलग अलग दो टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। चुंबक के दो टुकड़े टूटने के बाद भी ये अपने आप में एक पूर्ण चुंबक बन जाती है। ये टूटने के बाद ये S बन जाएगा और ये N बन जाएगा। तो किसी चुंबक को अगर हम तोड़ दें तो टूटने के बाद भी जो टुकड़े बनते हैं वो भी एक अपने आप में पूर्ण चुंबक होते हैं। ठीक है, ये हो गए चुंबक के गुण। इसके बाद दो चीज़ और आती हैं चुंबक की, जिनकी हमें आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, उनको भी देख लेते हैं। एक होता है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष क्या होता है, तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अब मान लो ये हमारे पास चुंबक है और ये इसके ध्रुव हैं, N है, ये S है। अब मान लो इससे इसको मिलाए तो ये जो रेखा हमारी बनी ये कहलाएगी हमारी चुंबकीय अक्ष। उसके बाद होती है चुंबकीय लंबाई, इसको हम प्रभावी लंबाई भी बोलते हैं। तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, इसको हम 2L लेते हैं। 2L इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें डेरिवेशन में सुगमता मिलती है। L भी ले सकते हैं। तो दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी है वो हमारी कहलाती है चुंबकीय लंबाई या चुंबक की प्रभावी लंबाई। अच्छा, जो चुंबक की प्रभावी लंबाई जो होती है वो हमारी 5/6 होती है ज्यामितीय लंबाई के। अच्छा, 5/6 क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे ध्रुव होते हैं वो बिल्कुल चुंबक के यहाँ लास्ट में नहीं होते, वो थोड़े से अंदर होते हैं। वो कितना अंदर होते हैं, थोड़े थोड़े अंदर होते हैं। कितने, 5/6 भाग में। तो इसलिए जो प्रभावी लंबाई होती है वो ज्यामितीय लंबाई की यहाँ से यहाँ तक की 5/6 गुना होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें थी। अब अगले टॉपिक पे, उसके बाद अब अगला टॉपिक आता है चुंबकीय बल रेखाएं। कोई हमारे पास चुंबक है N और S, तो इस चुंबक में से कुछ बल रेखाएं निकलती हैं जो कि ज्यामितीय आकार की होती हैं। ये बल रेखाएं N से निकलती हैं और S में प्रवेश करती हैं। ये N से निकलेंगी और S में प्रवेश करेंगी। तो ये इस तरह से होती है कुछ, और ये असंख्य होती हैं, असंख्य, बहुत सारी। और ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। और इन बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है उस जगह पर, उस बिंदु पर। ठीक है, और ये एक बंद वक्र होता है, ये कहीं खुली हुई नहीं होती, रेखाएं कहीं खुली हुई नहीं होती। यहाँ से निकलेंगी, यहाँ बंद हो जाएंगी, जाके प्रवेश कर जाएंगी। ठीक है, और तो इनमें कुछ खास नहीं है, बस यही इनके गुण थे। चलिए अब अगला टॉपिक। इसके बाद अगला टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में था कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते थे, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो इसमें क्या होता है कि एकांक परिच्छेद में या एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल से लंबवत
गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, तो कोई एकांक क्षेत्रफल है और उससे हमारी कितनी बल रेखाएं लंबवत निकल रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कितनी निकल रही हैं, उन रेखाओं की कुल संख्या हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको हम टेस्ला भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। मान लो हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी दिशा मान लो ये इस तरह से है और इसकी दिशा इधर है, ये बी चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई आवेश हमारा यहाँ रखा है Q और ये v वेग से गतिमान है। मान लो ये v वेग से इधर जा रहा है। ठीक है, तो इस पर जो बल लगेगा, इसके लंबवत जो बल होगा वो F इस साइड में होगा, और मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र से इधर गति कर रहा है, तब ये कोण बनाता है थीटा। तो इस आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल F बराबर होगा Q इंटू V इंटू B साइन थीटा। ये गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगा चुंबकीय बल होता है। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर रूप में लिखें, क्योंकि ये सभी सदिश राशियां हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम F इक्वल टू Q V इंटू B, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम खोलते हैं तो वो साइन थीटा के बराबर आता है, तो ये हो जाएगा वी बी साइन थीटा, और वेक्टर रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आता है लॉरेंज बल। अच्छा, लॉरेंज बल का क्या होता है? मान लो किसी स्थान पर हम चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न हो और वहाँ पर कोई आवेशित कण हो या कोई आवेश हो, उस पर जो बल लगता है वो कुल बल हमारा लॉरेंज बल कहलाता है। चलिए लिख देते हैं, किसी स्थान पर वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों तो उस क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर कार्यरत कुल बल लॉरेंज बल कहलाता है। मान लो हमारे पास कोई स्थान ऐसा है जहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। जब दोनों क्षेत्र वहाँ पर उपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारा कुल बल लगेगा किसी आवेशित कण पर, वहाँ पर वो हमारा कुल बल कहलाएगा लॉरेंज बल। ठीक है, अब मान लो कोई Q आवेश है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मान लो I है,
वैद्युत क्षेत्र मान लो आई है, ई है, और चुंबकीय क्षेत्र मान लो बी है। तो इस आवेशित कण पर कुल वैद्युत बल जो होगा अब वैद्युत बल को हम एफ ई लिख लेते हैं। एफ ई बराबर होगा क्यू ई के बराबर। ठीक है, अब मान लो ये आवेश क्यू वी वेग से इधर चलायमान है, चल रहा है, गतिमान है। तो इस पर जो चुंबकीय बल होगा वो अभी हमने पढ़ा है, Q इंटू वी इंटू बी, वेक्टर फॉर्म में ये होगा। अब कुल बल, भाई आवेश पे लगाया कुल बल, अब दोनों बलों के योग के बराबर होगा। कुल बल F बराबर हो जाएगा एफ ई प्लस एफ एम। तो जोड़ देंगे तो कुल बल F बराबर हो जाएगा हमारा क्यू ई प्लस क्यू वी इंटू बी। अब क्यू कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा ई प्लस वी क्रॉस बी। ये हमारे लारेंज बल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक आता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल की व्याख्या करना, या इसको ऐसे भी लिखते हैं गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। तो इसको दोनों तरह से कैसे भी पूछ सकता है वो एग्ज़ाम में। चलो इसकी व्याख्या निकालते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा इस तरफ है। ये बी कोई हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। अब मान लो इसमें कोई धारावाही चालक रखा है जिसकी लंबाई L है। तो धारावाही चालक की लंबाई L मान ली। अब इसमें मान लो I धारा प्रवाहित है। ठीक है, अब चलो मैं लिख देता हूँ, धारावाही चालक की लंबाई बराबर L, और इसकी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो मान लिया A। अब ये मान लो यहाँ से थीटा कोण बना रहा है विद्युत क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से। ये धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र से कोण मान लो ये थीटा बना रहा है। अब मान लो चालक में प्रवाहित धारा आई है। अब धारा प्रवाहित होगी। अब मान लो चालक में कुल जो इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनसे धारा बहती है, वो मान लिया कुल इलेक्ट्रॉन बराबर n मान लिए। अब धारा प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉनों में वेग उत्पन्न होगा, उस वेग को क्या कहते हैं हम अनुगमन वेग। तो इसका अनुगमन वेग मान लिया हमने vd। ठीक है, अब चालक में प्रवाहित धारा निकालेंगे। अब चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NE AVD, हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब चुंबकीय क्षेत्र के कारण अब इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल लगेगा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर। तो लॉरेंज बल, तो लॉरेंज बल बराबर होगा, किसको क्या मान लें, F1 मान लें। ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगता है लॉरेंज बल। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे।
हम एक इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल निकालना है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल F1 मान लो इसको, तो ये हो जाएगा EVD B साइन थीटा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था लॉरेंज बल, तो ये हो गया EVB साइन थीटा। अच्छा, अब पूरे चालक का आयतन, अब लंबाई L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, लंबाई पूरी L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, तो आयतन हो गया, तो चालक का आयतन क्षेत्रफल गुणा लंबाई, A इंटू L, कैपिटल L मान लो चाहे स्मॉल कुछ भी मान लो, AL, ये आयतन हो गया। अच्छा, पूरे चालक में अब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो हमने एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मानी थी, N, तो कुल पूरे चालक में हो गई N इंटू A इंटू L। ठीक है। अच्छा, अब संपूर्ण बल, अब कुल बल जो धारावाही चालक पर लगेगा वो कितना लगेगा, कुल बल F बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर बल गुणा कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन। भाई अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन पर बल निकाला था, अब कुल बल निकालेंगे पूरे धारावाही चालक पर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर बल गुणा पूरे इलेक्ट्रॉनों का गुणनफल, तो F बराबर हो जाएगा EVD B इंटू साइन थीटा इंटू N A इंटू L। अच्छा, अब यहाँ से NEAVD को एक साइड में लिख लेंगे, इंटू BL साइन थीटा को BL साइन थीटा को एक साइड में लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि जो BL साइन, ये जो NEVD जो होता है, ये हमने अभी ऊपर ही देखा था I के बराबर होता है, तो ये F बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम I, इसको फिर BL साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया F बराबर IBL साइन थीटा, ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यापक सूत्र है, और इसी से हमें कई सारे सवाल भी करने हैं, न्यूमेरिकल भी करने हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक। इसके बाद अगला टॉपिक आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब मैं इसको विद प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ कि इस तरह से दिख रहा है मेरा हाथ, इस तरह से हाथ को रखते हैं, ये चलो दिख रहा होगा। तो ये जो अंगूठा है ये हमारे बल की दिशा बताता है, ये, और ये जो उंगली है, ये तर्जनी जो उंगली है, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, और ये जो मध्यमा उंगली है ये हमारी धारा की दिशा बताती है, आई की। अब मान लो किसी धारा किसी चालक पर जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उसको इस हिसाब से देखेंगे कि ये बल जो है अंगूठा, और ये चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र, ये तीनों आपस में 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, तीनों ही आपस में लंबवत होते हैं, और इनमें जो अंगूठा होता है वो हमारा बल की, उस पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। तो ये होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उसके बाद आते हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम। तो दाएं हाथ की हथेली का मैंने पीछे भी करवाया था, ये इस तरह से होता है, ये दायां हाथ हो गया। तो इसमें जो हमारी उंगलियां होती हैं, उंगलियों की जो दिशा होती है ये सीधी होती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो अंगूठे की दिशा होती है ये होती है हमारी धारा की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और इस हथेली के लंबवत, हथेली पर मान लो ये हमने एक लंबवत ये पेन खड़ा कर दिया, तो ये हो जाएगी हमारी उस पर लगने वाले बल की दिशा। ठीक है, ये हो गया
दाएं हाथ का हथेली का नियम। तो ये दो नियम थे। चलिए, इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल को निकालना। अब हमारे पास मान लो दो धारावाही और समांतर चालक हैं। ये एक चालक ये मान लिया और एक चालक ये मान लिया। अच्छा, ये चालक हमने ए बी मान लिया और दूसरा सी डी मान लिया। इसमें मान लो I1 धारा बह रही है और इसमें I2 धारा बह रही है। अच्छा, जब इसमें I1 जब धारा बहेगी तो ये अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र जब दूसरा धारावाही चालक है तो उस पर एक बल लगाएगा। इसी तरह से ये दूसरा चालक CD, इसमें धारा उत्पन्न होगी तो इसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र दूसरे धारावाही चालक पर भी एक बल लगाएगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब मान लो इनके बीच की दूरी हमारी R है, ठीक है। अब ये इधर बल लगाएगा, इसको F1 मान लिया, ये इधर बल लगाएगा, इसको F2 मान लिया, ठीक है। अब मान लो चालक AB के कारण CD पर B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और चालक CD के कारण AB पर B2 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो अब लिखते हैं चालक AB के कारण CD के किसी बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र B1 बराबर, अब ये किससे, बायो-सेवर्ट के नियम से। अब हम यहाँ बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। तो चालक AB के कारण CD के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र, इसको B1 मान लिया, B1 बराबर होगा μ0/4 I1/R, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसमें धारा I2 बह रही है। अब जो कुछ चुंबकीय बल क्षेत्र B1 में रखा है, अब यहाँ से भी ये चालक AB CD पर B1 बल क्षेत्र लगाएगा, B1 और चुंबकीय बल लगाएगा। अब मान लो इसकी लंबाई L है, तो CD पर L लंबाई पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, L लंबाई के CD पर B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल। अब इसमें लॉरेंज बल यूज करेंगे, तो L लंबाई के CD पर B1 के कारण लगने वाला बल F बराबर I2 B1 L sin 90। sin 90 क्यों होगा? क्योंकि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, जो बल की और उसकी क्षेत्र की बल की दिशा और हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और हमारे लगने वाले बल की दिशा आपस में लंबवत है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे साइन की वैल्यू 90। तो ये हो जाएगा I2 B1 L। अच्छा, B1 की वैल्यू हम समीकरण 1 से रख देंगे, तो हमारा F निकल के आ जाएगा μ0/4 2 पाई I1 I2/R। ये हमारा बल निकल के आ गया CD पे, ठीक है। अभी हमने टोटल बल निकाला है AB के कारण लगने वाला CD पर बल। अब इसी तरह से अब मान लो ये हमारा निकल के आया
एकांक लंबाई पर। अब ये कुल लंबाई हमारी एल हो, अरे हाँ एल हो रहेगी सॉरी, इंटू एल। अब एल को उधर ले सकते हैं, ले लो या मत लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एफ अपॉन एल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन आर। अब ये बल निकल के आया हमारा ए बी के कारण लगने वाला सी डी पर। अब सी डी के कारण लगने वाला बल ए बी पर, सेम इसका उल्टा हो जाएगा। तो ए बी पर पूरा कर हल करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हो जाएगा। तो ये ए बी पर लगने वाला कुल बल एफ बराबर हो जाएगा ये एफ अपॉन एल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। ठीक है, ये सेम बल, यही बल ए बी द्वारा सी डी पर लगेगा और यही बल सी डी द्वारा ए बी पर लगेगा। ये लास्ट टॉपिक था। अब कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो कृपया कमेंट करके बताएं।